बच्चे लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस अब एनएलएम का सवाल बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म रॉड बीम ऑफ वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट की बीम है, एल इज हिंज्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल पे क्या है, ये वाला हिंज सपोर्ट है ओ पे। फिर क्या बोला, द अदर एंड ऑफ द इज टाइड टू अ रोप पी, और वो कितने एल लेंथ ऊपर बंधा हुआ है। देखो ये भी एल ये भी एल, तो उससे अपने को एंगल पता चल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ वेट अल्फा डब्ल्यू is attached at point P. Which of the following statement is are correct? तो सबसे पहले क्या करते हैं, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो रॉड को अगर अपन आइसोलेट कर दें तो हिंज जो होता है वो कितने सपोर्ट देता है, दो देता है। एक देता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और एक देता है वर्टिकल सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद ये रॉड है, तो L/2 सेंटर पे क्या लगेगा, W वेट डाउनवर्ड लगेगा। वेट W दिया है तो वेट W के टर्म्स में लिख के सकते हैं, W वेट डाउनवर्ड लगेगा। ये जो स्ट्रिंग है वो P पॉइंट पे क्या देगा, एक टेंशन देगा, और यहां पर डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, एक अल्फा W। कितना लगेगा, अल्फा W। अब ये इक्विलिब्रियम में, तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर 0। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखोगे तो एक तो ये FH है, क्या है, FH। दूसरा ये टेंशन लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट कर दोगे आप। ठीक, मान के चलो ये एंगल थीटा है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, टी साइन थीटा, और ये क्या जाएगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ एच और टी कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और कोई सा फोर्स तो है नहीं, तो एफ एच बराबर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ठीक, थीटा यहां पर कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, यही बोला है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, वो तो अलग बात है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा बराबर 0.5। तो यहां किसके बराबर होगा, एफ एच बराबर टी कॉस, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 45, क्योंकि ये एल और ये एल दिया है, तो ये क्या जाएगा, टी बाय √2। अब टी की वैल्यू अपने निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा अपन ये लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई 0 होगा। अब ऊपर और नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है देखते हैं। सपोज पहला तो क्या लग रहा है, टी साइन थीटा ऊपर लग रहा है, तो क्या लिख लेते हैं, टी साइन थीटा। ठीक, नीचे क्या क्या लग रहा है, एक तो डब्ल्यू लग रहा है और एक अल्फा डब्ल्यू लग रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, तो लिखते हैं अल्फा +1 डब्ल्यू, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब ये दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा वर्टिकल सपोर्ट से। तो अपन क्या ले लेते हैं, इसको अपवर्ड लेते हैं, डाउनवर्ड लेते हैं, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, प्लस भी ले सकते हो माइनस भी, सॉल्व करने से अपने आप पता चल जाएगा। अपन अभी क्या मान के चलते हैं, अपवर्ड मान के चल रहे हैं। ठीक है, अपवर्ड मान के चल रहे हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव लिए, तो यहां क्या करना पड़ेगा, प्लस एफ वर्टिकल बराबर 0। ये समझ में आया। ठीक, अब यहां पे दूसरा इक्वेशन आ गया। अब टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा, 0। तो सम ऑफ द टॉर्क हम लोग निकाल लेते हैं, अपवर्ड पॉइंट ओ निकाल लेते हैं, क्योंकि ओ पे दो फोर्स लग रहे हैं ना, एफ एच और एफ वी, तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो डब्ल्यू क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, तो डब्ल्यू इंटू L/2, तो मैं लिखते हैं डब्ल्यू इंटू L/2, ये लिखे। फिर टी कॉस थीटा कोई टॉर्क लगाएगा, टी साइन थीटा इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिखते हैं, माइनस टी साइन थीटा इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L। ठीक, फिर ये अल्फा डब्ल्यू इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज, तो इसको भी प्लस लिखते हैं। प्लस क्या होगा, अल्फा डब्ल्यू L, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है, L। ठीक है, अल्फा डब्ल्यू L, और ये बराबर क्या होगा, 0। तो ये आ गया आपका तीसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू निकालनी है और इसके बारे में क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो पहला तो अपने को बोला है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अल्फा पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एफ वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहां से ये सब 0 है, L L L कट जाएगा, W/2 ये उस तरफ जाएगा, तो यहां से टी साइन थीटा कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा आ जाएगा अल्फा डब्ल्यू प्लस W/2।
ठीक है। हाँ, टी साइन थीटा क्या गया, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाय 2। और यहां पर कहा गया टी कॉस थीटा कहीं दिया था ना, टी कॉस थीटा बराबर क्या आया था, एफ एच, या उसको अभी नहीं करते, अभी इसी से सॉल्व कर लेते हैं। तो टी साइन थीटा बराबर क्या आ गया, अब उसको कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां नहीं, यहां करते हैं, कहां करते हैं, यहां। ठीक है, तो टी साइन थीटा की जगह क्या डाल देंगे, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2। तो ऐसा लिखता हूं, देखो, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2, या अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2 माइनस अल्फा प्लस 1 डब्ल्यू, सामने क्या रहेगा, माइनस, और प्लस एफ वी, प्लस एफ वी। तो क्या लिख लेते हैं, प्लस एफ वी बराबर 0। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2 माइनस अल्फा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस एफ वी बराबर 0। तो अल्फा डब्ल्यू से अल्फा डब्ल्यू कट गया, डब्ल्यू बाई 2 माइनस डब्ल्यू कितना होगा, माइनस डब्ल्यू बाई 2, उधर जाएगा तो एफ वी कितना आ गया, डब्ल्यू बाय 2। तो ये अल्फा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, अल्फा वाला टर्म तो कट गया। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट, पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ठीक, दूसरा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा बराबर हाफ। अल्फा का वैल्यू 1/2 लेंगे तो ये आएगा। तो अपन क्या निकालते हैं, हम क्या निकालना है अपने को, एफ एच। तो उसके लिए क्या चाहिए, टी। अब एफ का तो वैल्यू निकल ही चुका है डब्ल्यू के टर्म्स में, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, यहां से टी निकाल लेते हैं। तो यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जो जहां भी डालना है वहां डाल दो। ठीक है, तो यहां पर देखो टी, अल्फा का वैल्यू क्या डालना है, हाफ। तो डब्ल्यू बाई 2 प्लस डब्ल्यू बाई 2 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू। तो टी साइन थीटा बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू, है ना। तो यहां लिख देते हैं फॉर अल्फा बराबर हाफ, टी साइन थीटा बराबर क्या आया, डब्ल्यू। तो टी बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू बाय 1/√2। तो कितना आ जाएगा, √2 डब्ल्यू। अब ये √2 डब्ल्यू आ गया, तो अपन कहां डाल देंगे इसको, √2 डब्ल्यू को यहां डाल देंगे। ठीक, तो √2 डब्ल्यू को यहां डालेंगे तो एफ एच क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वहां डालेंगे तो एफ एच बराबर क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ एच बराबर क्या था, टी बाय √2। तो टी कितना आया, √2 डब्ल्यू बाय √2, कैंसल, क्या आ गया, डब्ल्यू। तो अपना क्या सही है, बीबी सही है। दूसरा, द टेंशन इन द रोप इज 2W फॉर अल्फा बराबर 0.5। तो टेंशन अभी निकाले ना, टेंशन कितना आया, √2W, रेंटेंट √2W आया, ये क्या लिखा है, 2W। तो ये बात क्या है, गलत है। फिर क्या लिखा है, द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा ग्रेटर देन 1.5। तो अपने को क्या बोला है, द रोप कैन सस्टेन मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2√2। तो अपने को टी का वैल्यू यहां पर क्या ले लेना है, 2√2W ले लेना है, और उससे क्या निकाल लेना है, अल्फा निकाल लेना है। ठीक है, तो यहां पर टी की जगह क्या लिखूंगा, 2√2W। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 2√2W साइन थीटा बराबर क्या था, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाई 2, क्या था, अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बाय 2। तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा 1/√2, तो आ जाएगा 2 बराबर अल्फा प्लस 1/2। तो अल्फा क्या आएगा, 2 माइनस 1/2, तो कितना आएगा, 3/2 विच इज 1.5। तो अल्फा बराबर 1.5 पे टूट जाएगा, तो अगर उससे बड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है टूटे। तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही, चौथा ऑप्शन भी क्या है, सही। समझ में आया क्वेश्चन, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बोला बच्चों, स्टूडेंट स्केट्स अप द रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, क्या बोला है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द रैम्प विद स्पीड v0। मतलब जब वो स्टार्ट कर रहा है यहां पर उसकी वेलोसिटी दे दी है v0। फिर क्या बोलता है, एंड वांट्स टू टर्न अराउंड ओवर सेमी सर्कुलर पाथ xyz, सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r से टर्न करेगा, विच शी रीचेस एट अ मैक्सिमम हाइट h। तो ये y जो है वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा ना कि xyz। x तो पहले ही आ गया, हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा रैंप में, y। तो y से वर्टिकल हाइट सपोज h है। ठीक है, फिर क्या बोला है,
assume that the energy loss is negligible and the force required to do this turn at the highest point is provided by his or her weight only. मतलब जब ये y पे रहता है तो टुवर्ड्स द सेंटर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो इसको कौन दे रहा है, इसका खुद का वेट, जो भी वेट का कंपोनेंट टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा वो दे रहा है, ये बोल दिया है। अब हमको बताना है कि ये कौन कौन सा सही है। तो पहले v स्क्वायर और ये सब में रिलेशनशिप चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। कौन कौन से पॉइंट पे, बॉटम ऑफ द रैंप और y पे, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन एट बॉटम एंड y, ठीक है। तो बॉटम पे कौन सी एनर्जी है, हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। सपोज y पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, हमको पता नहीं वी स्क्वायर क्या हो जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, कितनी, एम जी एच, ये बोल सकता हूं कितनी बढ़ेगी, एम जी एच, एच मेरे को अभी पता ही नहीं, ठीक है। अब देखो हाफ एम वी जीरो स्क्वायर बराबर हाफ एम, ये वी नहीं चाहिए अपने को, क्या है, वी नहीं चाहिए, एच और आर के टर्म्स में चाहिए, वी हमको चाहिए नहीं। अब वी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, जो भी इसकी स्पीड होगी, हम लोग स्पीड वहां पर क्या बोले, वी है, तो एम वी स्क्वायर बाय कितने का रेडियस है, आर, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी। तो भाई ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी मूव कर रहे हैं, वर्टिकल सर्कल थोड़ी बना रहा है, ऐसा स्लोप में सर्कल बना रहे हैं ना, तो mg नहीं, mg साइन थीटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, अलोंग द रैम्प जो लग रहा होगा, क्योंकि अलोंग द रैम्प वो सर्कल बना रहे हैं ना, तो क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा। अब m से m कट जाएगा और v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी आर साइन थीटा, उसको यहां डाल देते हैं, तो यहां क्या आएगा, जी आर साइन थीटा प्लस एम जी एच, तो एम 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 ये कैंसिल हो गया, तो वी जीरो स्क्वायर बराबर जी आर, ठीक, साइन थीटा कितना दिया है 630 है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो जी आर बाय 2 प्लस 2 जी एच, ये रिलेशनशिप आ जाएगा। तो अपना कौन सा है, वी जीरो स्क्वायर माइनस 2z बराबर जी आर बाय 2, तो ऑप्शन फर्स्ट सही, ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा ऑप्शन के लिए क्या किया कि कहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा अपना, मिनिमम या मैक्सिमम होगा, ये देखते हैं। तो आप देखो जब v जीरो वेलोसिटी से वो निकले गया है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा तो स्पीड क्या होता जाएगा, कम, तो x कम हाइट पे, y और ज्यादा हाइट पे, फिर z उतने ही हाइट पे जितने पे x है, तो स्पीड कहां ज्यादा होगी, x और y पे स्पीड ज्यादा होगी और y पे स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो x और y, तो ये जो सेमी सर्कुलर आर्क बना रहा है, सर्कुलर बना रहा है, तो जहां पर स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर, m और r तो कांस्टेंट है, जहां स्पीड ज्यादा वहां एक्सीलरेशन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो स्पीड ज्यादा का है x और y पे, तो वहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम। बाकी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा मिनिमम, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वापस मैक्सिमम। आ रही बात समझ में, तो x और y पे क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक, ये समझ में आएगी नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, ए और डी, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑन हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर, मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्केल में अपनी दो फिंगर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लेफ्ट फिंगर एट 0 0 यानी 0 0 पे रहेगी, है ना, सपोज 0 0 तो वहां रहेगी, और राइट फिंगर कहां पे रहेगी बोला है 90 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो सपोज अपन एक मीटर स्केल बनाते हैं, ये बीच है सेंटर, एक फिंगर अपनी रखी है यहां पर और एक फिंगर रखी है 90 पे, ये रखिए। तो अब बताइए ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास से ये 50 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक। और पूरा वेट जो है वो कहां एक्ट कर रहा होगा, सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, पूरे इसका वेट, वेट को यही संभालिए ना। सपोज लेफ्ट फिंगर अपने को रिएक्शन दे रही होगी N1, राइट फिंगर अपने को रिएक्शन दे रही होगी N2। फिर क्या बोला है, इनिशियली द लेफ्ट फिंगर, दोनों फिंगर्स को एक दूसरे की तरफ क्या करें, मूव कर रहे हैं, द लेफ्ट फिंगर स्लिप्स विथ रेस्पेक्ट टू द स्केल एंड द राइट फिंगर डज नॉट।
तो लेफ्ट फिंगर क्या हो गई, स्लिप हो गई, और राइट फिंगर स्लिप नहीं हुई। तो क्या केस बनता है, देखो ये ऐसे बना है, लेफ्ट फिंगर अपनी स्लिप होते जा रही है, राइट फिंगर वहीं की वहीं है। तो राइट फिंगर जहां थी वो अभी भी वहीं रहेगी, और लेफ्ट फिंगर है वो स्लिप हो गई, मान के चलो यहां आ गई। ठीक, ये अभी भी सेंटर है। मान लो कितना डिस्टेंस आ गई, एक्स डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, एक्स डैश। ये लेफ्ट फिंगर सिलेक्ट, यानी क्या हुई, स्लिप हुई। अब कितने डिस्टेंस पे आ गई, एक्सएल पे आ गई। अब फोर्स कितना था ये, N1, ये कितना था, N2। अभी अगर स्लिप हो रही है तो इसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहां फ्रिक्शन लग रहा होगा, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक, क्योंकि ये स्लिप नहीं हुई ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखते हैं पहला केस। तो अपने को बोला है एक्सएल है ना, उसके बाद अच्छा एक्सएल बोल दिया क्या, सम डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिंगर स्टॉप्स इन द राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, देन द राइट फिंगर स्टॉप्स अ डिस्टेंस xr from the center of the scale and the left one starts slipping again. This happens because of the difference in the frictional force on the two fingers. तो अपने को बताना है the coefficient of static and dynamic friction between the fingers and the scale are इतना न इतना respectively, xr की वैल्यू हम लोग को निकालनी। तो लेफ्ट फिंगर स्लिप हुई, देखते हैं पहले कितने सेंटर से कितना दूर बना रही। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये जो है स्केल है, कभी रोटेट तो नहीं हो रहा ना सेंटर के अबाउट, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल है। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। सेंटर के अबाउट निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखो टॉर्क अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर। तो ये क्या होगा, N1 इंटू 50 बराबर N2 इंटू 40। तो क्या आ गया, 5N बराबर 4N2। ये समझ में आया, ठीक। अब देखो इधर फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन लेफ्ट वाले उंगली में अभी कौन सी फ्रिक्शन है, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना है, 0.32। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.32 लिखेंगे, तो फ्रिक्शन बराबर क्या होगा, 0.32 इंटू N1। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर, उसको क्या लिखेंगे, 0.4 इंटू N2। क्लियर बात। अभी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास कहीं जा नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास में फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा है। अब दोनों फ्रिक्शन क्या है, सेम। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं, तो एक रिलेशनशिप क्या आएगा, अब हाँ, अच्छा नहीं, हाँ ये आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जब ये एक्स डैश डिस्टेंस पे आ गया, अभी भी टॉर्क क्या लग रहा है, जीरो। अब नए केस में टॉर्क निकलते हैं तो क्या आएगा, देखो N1 इंटू एक्सएल बराबर क्या, N2 इंटू जो भी है 40। पहले से 40 पे था, अभी भी क्या है, मूव ही नहीं किया, तो कहां पे रहेगा, 40 पे ही रहेगा। और अब N1 बाई N2, तो एक्सएल अगर मेरे को चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 40 इंटू N2 बाय N1। अब N2 बाय N1 चाहिए तो यहां से निकल जाएगा, दोनों तो सेम है, दोनों क्या है, सेम। तो यहां से 0.3 N1 बराबर 0.4 N2, ये लिखे, आ रही बात समझ में, फ्रिक्शन से इक्वेट किए। अब यहां पर क्या आएगा, देखो N2 बाय N1 बराबर 0.32 बाय 0.4। तो यहां क्या लिखेंगे, 40 इंटू 0.32 बाय 0.4। तो कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्केल। तो अभी ये कितने पे, ठीक। अब अपना क्या किया, अब ये फिंगर कहीं मूव नहीं कर रही है, ये फिंगर अब क्या हो रही है, स्लिप हो रही है। तो अब तीसरा केस इसका क्या बन जाएगा, तीसरा केस ऐसा बन जाएगा कि ये फिंगर स्लिप होके सपोज यहां आ गई, तो सेंटर से अभी कितना डिस्टेंस दूर है, XR मान लो, वही क्वेश्चन में निकालना है। और ये कितने दूर है, 32 दूर है, ठीक। इसको फिर से क्या ले लेते हैं, N1, इसको फिर से क्या ले लेते हैं, N2 ले लिए। अब फिर से टॉर्क क्या होगा, अबाउट सेंटर, क्योंकि रोटेट नहीं हो रहा है रॉड, तो टॉर्क अबाउट सेंटर क्या होगा, जीरो। अब अपन क्या लिख सकते हैं, देखो N1 इंटू 32 बराबर N2 इंटू XR। तो XR क्या आ गया यहां से, N1 बाय N2 इंटू 32।
ये आ गया। अब फ्रिक्शन लिख लेते हैं। अब कौन स्लिप हुआ? स्लिप ये हुआ, तो यहां कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। यहां कौन सा? स्टैटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का यहां पर कितना है? 0.32 है, और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.4 है। तो यहां पर क्या लिखेगा? 0.4 इंटू जो भी n1, तो उसको लिख लेते हैं 0.4 इंटू n1 फ्रिक्शन, और उधर 0.3 इंटू n2। तो अब हम लोग को n1 बाई n2 का वैल्यू चाहिए, तो n1 बाई n2 क्या होगा? 0.32 बाई 0.4। इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो XR कितना होगा? 0.32 बाई 0.4 इंटू 32। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या है? सही आंसर। तो राइट हैंड साइड में कितना दूर रहेगा अभी? क्लियर? पक्का? समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले फ्रिक्शन दोनों को सेम माने, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा माने। एक उंगली खींच सकती है, दूसरी उंगली वहीं रहती है, फिर दूसरी उंगली खींच सकती है, पहली उंगली वहीं रहती है। तो पहले कितनी खिस की वो निकाली है, फ्रिक्शन को इक्वेट करके n1 बाई n2 का रिलेशनशिप निकाल के टॉर्क बैलेंस किए। दूसरे केस में भी नया पोजीशन हो गया, पहले 50 पे था 32 पे आ गया, फिर टॉर्क बैलेंस किए, n1 बाई n2 का रेशियो आ गया, तो उससे ठीक है ना। तो क्या दिया क्वेश्चन में? अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग। ठीक, with spring constant K, the block is connected to the two other blocks of mass m and 2m using two massless pulley and a string. तो ये massless pulley है, ये भी massless pulley है, और connected by a string, massless string. क्या बोला था? Acceleration of the blocks are a1, a2 and a3. The system is released from rest. मतलब शुरू में सिस्टम को कैसे रिलीज किए? रेस्ट से रिलीज किए हैं इन अनस्ट्रेच्ड स्टेट। तो स्प्रिंग कैसी थी? अनस्ट्रेच्ड। उसके बाद यह बोला था मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग x0, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? नेग्लेक्ट क्या बोला है? फ्रिक्शन। ठीक है, देखो ऐसे तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो ये पुली क्या है? मासलेस। सबसे पहले टेंशन बांट लेते हैं। क्या बांट लेते हैं? टेंशन। मान के चलो यहां टेंशन अगर T है, यहां भी टेंशन T है, तो यहां टेंशन क्या होगा? 2T। क्योंकि पुली मासलेस है तो आइदर साइड फोर्स क्या होगा? इक्वल। तो यहाँ T और T है तो यहाँ टेंशन 2T होगा, और ये सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा? सेम। अब यहाँ 2T है तो यहाँ भी स्ट्रिंग कितना होगा? 2T। ठीक, अब सपोज कीजिए ये जो है ब्लॉक, ये x डिस्टेंस आगे खिसकेगा, तो ये वाला पॉइंट जो है ये x डिस्टेंस कहां आएगा? नीचे आएगा। और सपोज ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट पुली के रेस्पेक्ट में क्या है? इसका है x3 और इसका कितना है? x2। तो पुली के आइदर साइड हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट लिखना। यहां अगर x3 है, ये सॉरी x1 ले लो, इसको क्या ले लो? x1। तो x1 बराबर क्या लिख सकते हो? x2 प्लस x3 बाई 2। तो यही रिलेशनशिप वेलोसिटी में भी काम आएगा, ये रिलेशनशिप एक्सीलरेशन में भी काम आएगा। तो a3 बराबर क्या लिख सकते हो? a2 प्लस a1 बराबर क्या लिख सकते हो? a2 प्लस a3 बाई 2, या 2a1 बराबर a2 प्लस a3। तो एक कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप यहां दिया है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a2 प्लस a3, और ये उधर जाएगा तो 2a1। तो ये ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसको हम लोग कंस्ट्रेंट से आसानी से लिख लिए। अब बाकी पार्ट बनाने के लिए ना हम लोग इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं आप लोग। सपोज आप अगर देखो कि इसके बाद ये एक सिस्टम है कि नहीं है ये, तो क्या करूंगा? इस सिस्टम के इक्विवेलेंट मास से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। और ऐसा क्यों कर सकता हूं ये भी समझा देता हूं आप लोग। देखो सपोज, वैसे तो थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर से एक बार बता देता हूं। सपोज यहां पर एक पुली है, मासलेस पुली, सीलिंग से लटका हुआ है। क्या से लटका हुआ है? सीलिंग से लटका हुआ है, और उसके आइदर साइड दो मासेस हैं, m1 और m2। क्लियर? अब मान के चलो इस सीलिंग वाले वायर जो जुड़ा हुआ है यहां से, उसमें टेंशन T है, तो इधर दोनों टेंशन क्या होगा? T/2 और T/2 होगा। अब बाय कंस्ट्रेंट दोनों एक्सीलरेशन सेम होगा ना। तो ये अगर A ऊपर जाएगा पुली के रेस्पेक्ट में, तो ये E नीचे जाएगा। पुली तो कहीं आ नहीं जा रहा है क्योंकि वो सीलिंग से जुड़ा हुआ है, फिक्स्ड है। तो सपोज ये A से ऊपर जा रहा है और ये A से नीचे आ रहा है, बाय कंस्ट्रेंट दोनों एक्सीलरेशन सेम होगा, एक ऊपर एक नीचे। ठीक,
इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं। किसके लिए लिखता हूं? इसके लिए इक्वेशन। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखूंगा तो देखो ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा, तो क्या लिखूंगा? T/2 माइनस m1g बराबर m1a। इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए m2g बड़ा है, तो क्या लिखूंगा? m2g माइनस T/2 बराबर m2 है। ठीक, अब यहां से मेरे को t निकालना है। क्या निकालना है? t। क्या निकालना है? t। अब t निकालने के लिए क्या करता हूं? देखो, इस पूरे इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस पूरे इक्वेशन को क्या से मल्टीप्लाई कर देता हूं? m1 से, और दोनों को आपस में क्या कर देता हूं? सब्ट्रैक्ट। दोनों को आपस में क्या करना हूं? सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहां पर T/2 m2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस T/2 m1, तो T/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? m1 प्लस m2। यहां देखो m1g माइनस m1g माइनस m1 m2g माइनस m1 m2g, तो क्या हो जाएगा? -2 कॉमन आ जाएगा, m1 m2g। समझ में? -2 m1 m2g बराबर 0। m1 m2a माइनस m1 m2a कट गया। यहां से बताओ t का वैल्यू कितना है? 4 m1 m2g बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब सोचो, अगर मैं ये पुली और ये दो ब्लॉक को हटा देता हूं, ये पुली और ये दो ब्लॉक को हटा देता हूं, तो सेम सिचुएशन के लिए ऐसा हो जाएगा। ये एक स्ट्रिंग है और यहां पर एक मास लटका है, कितने का? ऐसा ना, ताकि टेंशन कितना हो? एक्सेलरेशन तो 0 है इसका, टेंशन कितना हो? mg। तो m डैश यहां पर अगर सपोज इसका मास m डैश है तो t बराबर क्या आएगा? m डैश g, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना, सीलिंग से फिक्स है, तो क्या आएगा? m डैश g। तो m डैश की जगह क्या आएगा? 4 m1 m2 बाय m1 प्लस m2। तो m डैश को क्या लिख सकता हूं? 4 m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सिचुएशन में इस भाग को रिप्लेस करके आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं? ये बना सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो यहां भी इस पूरे सिस्टम को हटा के मेरे को क्या करना है? एक मास लटका देना है भाई, पुली जैसा। पुली की जगह वो लगा देना, पुली उतने मास का पुली नीचे ऊपर हो रहा है। समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, लेकिन इस केस में क्या था? सीलिंग रुका हुआ था, एक्सेलरेशन 0 था। अभी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, अभी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जितना स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन a1 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो ये सिस्टम बच्चों क्या बन जाएगा? ये सिस्टम क्या बन जाएगा सेकंड पार्ट के लिए? देखो, ये स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग को कुछ नहीं होगा। ये पहली पुली लगी हुई थी, इसको भी कुछ नहीं होगा। ठीक, फिर ये जो धागा आया है यहां से एक मास लटका देंगे, क्या? m डैश। बात समझ में आई कि नहीं? अब m डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या था? 4 m1 m2। तो इधर पे क्या क्या मास लगे हुए? एक m और एक 2m। तो इसको हटा के क्या कर देता हूं? m और 2m का स्क्वायर क्या होगा? 2m स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 3m। तो कितना आएगा? 8m बाय 3। ये समझ में आया कि नहीं है? तो यहां पर मैं मास लगा दिया कितने का? 8m बाय 3। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? अब देखो, अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो जब भी आप लोग को ऐसा वाला सिचुएशन दिखे, स्प्रिंग पुली दो अलग मल्टीपल, तो वो सिस्टम को हटा के आप एक लगा सकते हैं, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखो, अब अपने को निकालना है, तो पहले तो x0 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? x0 का वैल्यू। तो देखो x0 का वैल्यू क्या होगा? ये नीचे आएगा, सपोज कितना अपने को पता नहीं, ये उतना ही नीचे आएगा जितना ये वाला पॉइंट नीचे आएगा, ये उतना ही नीचे आएगा जितना ये मास आगे जाएगा, ये जितना आगे जाएगा एक्सटेंशन भी उतना ही होगा। और पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो क्या होगा? जहां पे ये ब्लॉक जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। भाई जैसे ही छोड़ेंगे स्प्रिंग में एक्सटेंशन होना चालू होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक भी बढ़ेगी। लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन मतलब ये और नीचे नहीं जा सकता, मतलब ये जाएगा जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो वो पॉइंट, तो यहां पर भी इनिशियल भी रेस्ट पे था, अभी फाइनल भी क्या गया? रेस्ट पे आ गया। और कितना नीचे गया? x0 ही नीचे गया।
तो ये डिस्टेंस को क्या मानते हैं, x0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई कमी आई क्या, ये तो वहीं हॉरिजॉन्टल टेबल पे ही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई कमी, पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ कमी किसकी आई, इसकी। तो क्या लिखेंगे, 8 mg/3 इंटू x0, ये हुआ mgh, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई। वो किसको मिली, काइनेटिक मिली क्या इसको, नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन पे काइनेटिक क्या रहेगी, 0। एसएचएम मैक्सिमम एक्सटेंशन पे काइनेटिक क्या रहेगी, 0। इसको मिली, कितनी मिली, हाफ के x0 का स्क्वायर। एक x0 से एक x0 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x0 का वैल्यू 16 mg/3k, ये आया। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या सही है, नहीं, पहला ऑप्शन सही नहीं है, पक्का। दूसरा, when the spring achieves an extension of x0/2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is कितना। तो बच्चों दो तरीके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो, या चाहो तो एसएचएम लगा सकते हो। क्योंकि अब हमको ये पता चल गया ना, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है बच्चों और मास है, ये तो क्या कर रहा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा, जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, x0। तो एम्पलीट्यूड x0 नहीं है, ध्यान देना, एम्पलीट्यूड x0, एम्पलीट्यूड x0/2 है। क्योंकि यहां पे रेस्ट पे था, यहां पे भी क्या पे आ गया, रेस्ट पे, तो रेस्ट से रेस्ट पे जा रहा है, तो एक एक्सट्रीम से, तो टेंशन वो कितना है, x0/2, और मीन पोजीशन क्या होगी, x0/2। एम्पलीट्यूड टोटल कितना है, यहां से यहां तक एंड टू एंड कितना है, x0, और वो कितना है, x0/2। आ रही बात समझ में। तो और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है, सेंटर पे होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है, सेंटर पे। तो v max बराबर क्या लिख सकते हो, a इंटू ओमेगा। ए कितना है, x0/2 इंटू ओमेगा। क्या निकालना है बच्चों, ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू देखते हैं, वो तो सिंपल है, ये k मास, k कांस्टेंट का स्प्रिंग है, ये कितना है 2m, और इससे ये कितना जुड़ा हुआ है 8m/3। दोनों मास को ऐड कर दो, एक ही मास लगा देते हैं ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो ये टोटल कितना हुआ 8m/3 प्लस 2m, 14m/3। क्लियर है। तो यहां पर लिख देते हैं, ये क्या होगा x0/2 इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बच्चों, अंडर रूट m/k की k/m, अंडर रूट k/m। तो k तो k है, m की जगह क्या आएगा 14m, ऊपर क्या चल जाएगा 3, तो क्या आएगा ये वैल्यू। क्या ये वही है Vmax, अरे बाप रे कहां जाना पड़ेगा अपने को, Vmax कितनी है 3g m/5k बोला है, तो गलत आ रही है 3g m/5k। तो ये बात क्या है, समझ में आई बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अब अगला पे क्या निकालना है, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 spring the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is 3g/10। ठीक, क्या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू स्प्रिंग इज ये, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, किस पे, ठीक। तो ये भी आप जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या लिखते हैं, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये बराबर क्या आएगा, ओमेगा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पूछा है सर, ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा 3k/14m इंटू क्या x, x कितना है x0/2, x0/2। तो क्या ये सही है, सॉरी x0 बाय क्या दिया है 4, तो यहां डालेंगे x0/4, तो भी तो सही नहीं आएगा। तो ये पॉइंट भी क्या है बच्चों, ये पॉइंट भी गलत है। तो ऑप्शन सही कौन सा है, सिर्फ डी। क्लियर है बात, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया। तो देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया, अगर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का इस्तेमाल, रिड्यूस्ड मास का इस्तेमाल कर लेना। क्यों करते हैं समझ में आ गया, पक्का। तो आप अब एनएलएम में कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगा सकते हैं जहां भी ये सिस्टम, वैसे थ्योरी में पहले पढ़ चुके हैं। बढ़े आगे, पक्का। A block of weight 100 Newton is suspended by copper and steel wire of same cross sectional area, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, लेंथ कितना दे दिया, एक का √3 और एक का 1। देयर अदर एंड आर फिक्स्ड एट अ सीलिंग एज शोन इन फिगर, द एंगल सबटेंडेड बाय सीलिंग से दे दिया है। एलोंगेशन कॉपर में डेल्टा एलसी है, स्टील में डेल्टा एलएस है, दोनों का रेशियो बताना है बच्चों।
ठीक है, तो आप ये जानते हैं ना बच्चों, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है F बाय ए एल इंटू डेल्टा एल, ये होता है। तो हमको यंग्स मॉडुलस दे दिया है दोनों का, लेंथ दोनों का पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दे दिया है, सेम। और हम लोग को अगर एल में रेशियो चाहिए तो हम लोग को बस क्या चाहिए, एफ, दोनों में जो अलग अलग टेंशन लग रहा है उसमें रेशियो चाहिए, है कि नहीं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे नीचे कितनी फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन। इधर लग रहा है सपोज टीसी, इधर लग रहा है सपोज टीएस। यहां एक लाइन बना देते हैं, यहां एक लाइन बना देते हैं। ये 60 तो ये 60, ये 30 तो ये 30, तो ये टीसी cos 30 और ये टीएस cos 60 होगा। दोनों क्या होगा आपस में, बैलेंस, क्योंकि क्या है, इक्विलिब्रियम। तो टीएस cos 60 कितना होता है, 1/2। टीसी cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये रिलेशनशिप आ गया बच्चों, किसके किसके बीच में, टीएस बराबर टीसी इंटू √3। अब यहां अगर टीएस है तो वो क्या होगा, वाई इंटू ए एस इंटू डेल्टा एल एस बाय एल एस बराबर √3 इंटू, यहां पर टीसी क्या लिखेंगे, वाई सी ए सी डेल्टा एल सी बाय एल सी। ठीक, अब कटिंग पिटिंग कर लेते हैं, एरिया दोनों का सेम। यंग्स मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप है भाई, एक है 1 इंटू 10 का पावर 11 किसका, कॉपर का, और इसका 2 इंटू 10 का पावर 11, तो ये 2 है और ये 1 है, तो इसको काट देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं 2। ठीक, इन दोनों के बीच में तो रिलेशनशिप चाहिए। एलएस और एलसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एलसी कितना है √3, एलएस कितना है 1, तो इसको काट देते हैं, यहां क्या लिख देते हैं √3, √3 से √3 कैंसिल, ये एलएस कहां चले जाएगा उधर, तो डेल्टा एलसी बाय डेल्टा एलएस कितना आ गया 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, 2। समझ में, चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन मतलब ये, A particle of mass m is initially at rest at origin। तो एक पार्टिकल है m मास का, रेस्ट पे है ओरिजिन पे, उसके क्या बदल, इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अभी देखो ये कहीं मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट पे था, तो फोर्स उसको किस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, एक्स एक्सिस में, मतलब फोर्स भी क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस से फोर्स लगा और ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद टाइम एज दे दिया है डी के बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी गामा इंटू टी, वेयर गामा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हम लोग को फोर्स के बारे में बताना है, स्पीड के बारे में बताना है पार्टिकल के, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बताना है और उसके नेचर के बारे में बताना है। ठीक है, तो फोर्स निकालते हैं पहले, यहां से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन दिया है। सबसे पहले तो डी के को क्या लिख सकते हो, गामा टी डी टी, ये लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो इनिशियली क्या बोला था, ऑब्जेक्ट था रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो यहां पर स्पीड 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, जब टाइम क्या है 0। अब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v हो जाती है, तो सपोज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, k हो जाती है। डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, k आएगा, तो यहां से आया k बराबर गामा टी स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, 0 से t डाल दिया वैल्यू। ठीक, अब k, काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर, ये बराबर आ गया किसके, गामा टी स्क्वायर बाय 2। तो हाफ से ये 2 कट गया, v स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, गामा बाय m टी स्क्वायर, तो v का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट गामा बाय m इंटू टी। ठीक, तो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के, तो स्पीड भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, टाइम के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये बात क्या है, सही। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या लिख देता हूं, dv बाय dt, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट गामा बाय m, दोनों ही पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी जो लग रहा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स।
अब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम बोला है, तो ये बात क्या है? गलत। क्यों? वेलोसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट करे ना, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसे करेगा बिहेव? टी स्क्वायर। ठीक है, फिर द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो भाई फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। कहां लग रहा है? लॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो y में z में अगर डिस्प्लेसमेंट होके भी x में पहुंच रहा है, जैसे ऐसा y में होते हुए भी आगे पहुंच रहा है, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा क्या उसका फोर्स? ने वर्क डन नहीं, वर्क डन तो जिस अलोंग फोर्स लग रहा है और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स। आ रही बात समझ में? पाथ इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा ये? कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि फोर्स भी एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्लियर? बढ़े आगे, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑयल, मतलब एक सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर क्या है? थिन लेयर ऑफ ऑयल है। अब उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्ट का मास दे दिया है 0.4 kg। ठीक है, अब क्या बोला है? एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। फिर द इंपल्स ऑफ 1 न्यूटन सेकेंड, यहां पर बच्चों अपन इंपल्स लगाए, कितना? 1 न्यूटन सेकेंड का। इंपल्स क्या होता है जानते हैं ना? फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो एक्ट करता है, तो उसके कारण क्या होता है? मोमेंटम में चेंज आता है। तो अपन ये निकाल सकते हैं कि ये रेस्ट पे था और जैसे ही इंपल्स लगाए तो इसका मोमेंटम जस्ट आफ्टर कितना हुआ होगा। ठीक है, अब फिर क्या बोला है? द ब्लॉक एट टाइम टी इक्वल टू 0 सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी vt। वेलोसिटी बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। क्या दिया है? v0 e का पावर माइनस टी बाय टाउ, वेयर v0 इज द कांस्टेंट एंड टाउ इज इक्वल्स टू 4 सेकंड, तो ये टाउ की वैल्यू 4 सेकंड दे दी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन मीटर्स एट t इक्वल टू टाउ क्या होगा? अपने को निकालना है। तो टाउ की तो वैल्यू दे दी, हमको जरूरत पड़ेगी v0 की। अब देखो बच्चों, अगर यहां t इक्वल टू 0 डाल दो, क्या डाल दो? t इक्वल टू 0, तो e का पावर 0 क्या होगा? 1, तो v बराबर क्या आएगा? मतलब ये जो कांस्टेंट v0 है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल। और इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? भाई रेस्ट पे रखा था, इंपल्स लगा तो इसका मोमेंटम चेंज हो गया, मास दिया हुआ है, अपन निकाल सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं बच्चों? यहां पर लिखते हैं इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स है 1 न्यूटन सेकंड का, फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। तो 1 बराबर ये कितना है? 0.4 इंटू वी 0 ले लेते हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर क्या हो जाएगी? वही इनिशियल वेलोसिटी रहेगी बाद के केस के लिए। तो ऐसे v0 क्या आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये क्या निकल गया अपना? v0 वेलोसिटी निकल गई। अब क्या करते हैं इसके बाद? है ना, इसके बाद अब क्या करते हैं? हमको क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट इंटीग्रेट, सॉरी, v बराबर क्या है? v0 e का पावर माइनस टी बाय टाउ। इसको क्या लिखेंगे? dx बाय dt। dt कहां चले जाएगा? उधर, तो v0 e का पावर माइनस टी बाय टाउ dt। ठीक, तो रेस्ट से चालू हो रहा है, उसको ओरिजिन मान लेते हैं 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 0 से x, टाइम 0 से लेके 4 सेकंड, क्योंकि t इक्वल टू टाउ तक अपने को निकालना है, टाउ की वैल्यू क्या दी है? 4 सेकंड। ठीक है, तो dx का ये क्या हो जाएगा? x, v0 कहां जाएगा? बाहर, e का पावर माइनस एक्स का क्या होता है? e का पावर माइनस एक्स, लेकिन ऊपर वाला है चेन रूल, इंटीग्रेशन वाला, सब्सटीट्यूशन रूल लगेगा और डिवाइड में आ जाएगा, तो इंटू क्या आ जाएगा? माइनस टाउ। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू डाल देते हैं और इसमें क्या डालना पड़ेगा? लिमिट। क्या डालनी पड़ेगी इसमें? लिमिट। तो v0 का वैल्यू क्या आ गया? v0 का वैल्यू है 2.5 इंटू ये जो है एक बार t डालेंगे तो t डालेंगे, तो 4/4 क्या आएगा? e का पावर -1, तो e का पावर -1 का वैल्यू 0.37 दिया है, तो यहां लिख लेते हैं 0.37 माइनस, एक बार 0 डालेंगे तो e का पावर 0 क्या होता है? 1, तो यहां क्या आएगा? 1 इंटू टाउ, तो माइनस टाउ डाल देते हैं, तो माइनस टाउ का वैल्यू -4 सेकेंड। ठीक, तो ये इस तरफ आएगा, है ना, कि माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0.63, तो 2.4 इंटू 4 कितना होता है? 10, 10 इंटू 6 क्या होता है? 6.3 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? पक्का? तो ये बन गया। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन।
क्या बोला है? अ पार्टिकल ऑफ मास 10 का पावर -3 kg, कितना? इतना, ठीक। हाँ, चार्ज कितना? 1 कूलम, ठीक। इज इनिशियली एट रेस्ट, एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या दिया है? E0 साइन ओमेगा टी आई कैप। E0 का वैल्यू दे दिया है, ओमेगा वैल्यू दे दिया है, ये अंदर जो रहेगा रेडियंस वो भी दे दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। क्या बोला है? देन द मैक्सिमम स्पीड इज अटेन्ड बाय द पार्टिकल इन सब्सिक्वेंट मोशन इज। तो स्पीड निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स निकालने के लिए फोर्स क्यों लग रहा है वो देखना पड़ेगा। तो भाई चार्ज है, उसके ऊपर क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा होगा। तो क्या होगा? F बराबर E इंटू क्यू। तो Q का वैल्यू तो दिया हुआ है, E का वैल्यू क्या डाल देते हैं? Q E0 साइन ओमेगा टी आई कैप, क्लियर। और F की जगह अगर मैं A लिखूंगा तो यहां क्या से डिवाइड करना पड़ेगा? M से डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चों एक्सिलरेशन ऐसा टाइप का आ रहा है कुछ, समथिंग साइन ओमेगा टी, समथिंग साइन ओमेगा टी। तो ये सिंपल हार्मोनिक का है कि नहीं है? ये क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का दिख रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स साइन ओमेगा टी होगा तो ऐसी टाइप का बनेगा, ठीक। अब बताओ, यहां पर हम लोग को क्या पूछा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है? मीन पॉइंट पे होती है। क्या पे होती है? मीन पॉइंट पे। और वी मैक्स का वैल्यू क्या होता है? ए इंटू ओमेगा, क्लियर। लेकिन ये ए ओमेगा दिया है क्या? नहीं, ये क्या दिया है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ना, तो ये क्या होता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये आपको दिया है ए ओमेगा स्क्वायर, ये क्या दे दिया है? ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या कंपेयर करके? ए ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू ई जीरो बाय एम, ठीक। तो यहां से अगर ओमेगा हटा दो तो ए ओमेगा बराबर क्या आएगा? क्यू ई जीरो बाय एम ओमेगा, इधर से हटा के नीचे भेज दी, ठीक। सारी वैल्यू तो पता है अपने को, वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। क्यू का वैल्यू कितना? क्यू कहां है भाई? 1। ई जीरो का वैल्यू 1, एम का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू, बहुत जबरदस्त। तो ये क्या आ गया? 1 आ गया कि 1/10 आ गया? 1 आ गया, क्या आएगा? 1, है ना, मैं ज्यादा सोच रहा था। तो आंसर क्या है इसका? 1 ऑप्शन में, अच्छा वो है, तो क्या होगा? 1, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? देन द मैक्सिमम स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। बढ़े आगे बच्चों, पक्का। अगला क्वेश्चन देखो, द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स से कैसे जुड़ा रहता है? पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है? नेगेटिव ऑफ फोर्स, फिर उससे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब चीजें अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या दे दिया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट o। तो एक फिक्स्ड पॉइंट है o, उससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जिसका ये r दिया है डिस्प्लेस पोजीशन, और मास क्या दिया है? m। फिर क्या बोला है? गिवन बाय वी आर बराबर ये, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर दे दिया है के आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। वेर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट अप्रोप्रिएट डायमेंशन, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट द पॉइंट ओ। तो ओ पॉइंट के अबाउट ये क्या घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, बहुत बढ़िया। फिर if v is the speed of the particle and L is the magnitude of angular momentum about O, which of the following statements is are true? ये हमको निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल तो दे दिया है, तो फोर्स निकालते हैं। तो F बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस dv बाय dr। तो dv बाय dr करते हैं तो क्या होगा? 2 kr बाय 2, ये होगा। और एक माइनस लगेगा सामने में, 2 से 2 कट गया, तो F बराबर क्या आया? माइनस किया। ये समझ में आया? हमको पूछा क्या है? स्पीड।
चलते हैं स्पीड के लिए। तो ये क्या है? फोर्स। तो यहां क्या लिखेंगे? एम ए बराबर माइनस के आर, ये लिखेंगे। ए, अभी ए को आर के टर्म्स में ले कि एक्स के टर्म्स में? आर के टर्म्स में लेते हैं, क्योंकि ये आर है ना, पोजीशन है, तो इसलिए आर के टर्म्स में लेते हैं। तो ये क्या होगा? एम वी डी वी बाय डी आर बराबर माइनस के आर। क्लियर? अब डी आर को उधर भेजते हैं, ठीक? तो वी डी वी बराबर क्या आएगा? माइनस के आर डी आर बाय एम। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम बताओ? कुछ बोल रहे थे, बात कर रहे थे, मेरे को लगा कुछ गलत तो नहीं बना दे रहे। अगला, ठीक, अगला। अब इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो जब r 0 था वहां से चालू करते हैं और r कहां तक ले जाते हैं? अपने को बोला है रेडियस r तक, तो यहां लेते हैं 0 से r, और वेलोसिटी कहां से लेते हैं? 0 से v। तो v dv का क्या होगा? v स्क्वायर बाय 2 होगा। इसका क्या होगा? माइनस के बाय एम आर स्क्वायर बाय 2, ये होगा। ये r से ये r, 2 से ये 2 कैंसिल। तो v का वैल्यू क्या आएगा? k बाय एम का अंडर रूट इंटू आर, ये आएगा। क्लियर? मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, माइनस को ऐसा माइनस बस डायरेक्शन का, इसको हटा दिए, ठीक है? तो क्या होगा? अंडर रूट के बाय एम इंटू आर, ये होगी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पूछा है इसमें ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी आ गया। दूसरा क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर। पॉइंट मास का अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के अबाउट करते हैं एम इंटू वी, क्योंकि टेंजेंशियल ही रहता है, तो एम वी आर। तो मास तो एम है, वेलोसिटी क्या निकालिए? के बाय एम इंटू आर, और एक आर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, ठीक है? एम वी आर। तो ऑप्शन ठीक, ये एम से एक एम कट जाएगा, रूट एम के आर स्क्वायर। समझ में आई बात? पक्का? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? A uniform wooden stick of mass 1.6 kg and length L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h which is less than L. ठीक, तो क्या करते हैं? स्मूथ वर्टिकल वॉल बनाते हैं तो मजा आएगा, ठीक है? ये जमीन और ये काली कलर की बनी है तो अपने को दिख नहीं रही है, कलर चेंज कर देते हैं ना। ये जमीन और ये आसमान, ठीक है? अब क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 लेंथ L और हाइट से L क्या है? बड़ा है। ग्रेटर देन लिखा ना भाई, बड़ा है ना, L बड़ा है, H से L बड़ा है। सच दैट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल। तो क्या करते हैं? जो स्टिक है वो ऐसे रखी हुई है मान लेते हैं, जो ये पोर्शन है वो क्या कर रहा है? एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉल, ये लेंथ की वो है। अब क्या बोला है? वर्टिकल वॉल का हाइट कितना दे दिया है क्वेश्चन में? ये h दे दिया है, और ये यहां से यहां तक क्या दे दिया है? L दे दिया है, ठीक है? अब अपने को क्या बोला है? स्टिक एक्सटेंड बियॉन्ड द वॉल, द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक, ठीक है? द स्टिक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, तो स्टिक्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन रफ फ्लोर. The reaction of the wall on the stick is equal in magnitude to the reaction of floor on the stick. The ratio of H by L frictional force F at the bottom of the sticks are, ये फलाना ठिकाना निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लाल कलर से, बढ़िया देखिए। अब यहां पे फोर्स नहीं वैसा नहीं लगता, कैसा लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो स्टिक के क्या लगेगा? परपेंडिकुलर। इसको बोल देते हैं N। क्या बोल देते हैं? N। ये वॉल से मिल रहा रिएक्शन, इधर कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है? अब ये जो पूरा L लेंथ है उसके सेंटर में लगेगा ना क्या? mg, क्योंकि L लेंथ का है उसके सेंटर पे mg लगेगा, ठीक? दूसरा यहां से भी रिएक्शन क्या मिल रहा है? बोला है सेम, तो क्या ले लेते हैं? N। अब ये स्लाइड किधर होगा? पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन इसको कहां रोकेगा? तो ये क्या हो गया? F, और कुछ लगाने की जरूरत है, ठीक?
है क्या में इक्विलिब्रियम में बोला है ना, द रेशियो एच बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये इक्विलिब्रियम क्या बोला है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y0, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले देखो, तो ये लोग तो ठीक है, इसको अब वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, वर्टिकल को एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया एंगल, ये 30 है, ये 90, ये कितना हो जाएगा 60। तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, n cos 60, और ये क्या आ जाएगा n sin 60। ये दो चीजें आ गई। अब वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो ऊपर लगने वाली फोर्स कौन कौन सी है, n प्लस n cos 60। तो लिखते हैं n, ये क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, n प्लस n cos 60, ये दोनों ऊपर लग रही हैं, नीचे कौन लग रहा है mg, तो बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लगने वाली फोर्स कौन है, सिर्फ दो, एक फ्रिक्शन और दूसरा n sin 60। तो F बराबर क्या लिखते हैं, n sin 60। ठीक, और कोई सी फोर्स बची, तो मेरे ख्याल से यहां से तो और टॉर्क की इक्वेशन हमको लगेगी भी नहीं शायद, क्योंकि n और F तो ऐसे ही पता चल गया। हाँ नहीं, h बाय एल, सॉरी हाँ, h बाय एल निकालना है तो जरूरत पड़ेगी, फ्रिक्शन निकाल लेते हैं पहले, फ्रिक्शन पूछा है तो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर mg सबका वैल्यू दिया है 1.6 kg, g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन में दिया है 10 लो, 10 लो दिया है, तो कितना हो जाएगा 16। तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं, तो n कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 1/2 बराबर 16, ये बचेगा। तो n बराबर क्या आएगा, 16 इंटू 2/3, ये आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 32/3, ये आ गया आपका क्या n का वैल्यू। अब n का वैल्यू आ गया तो यहां पर लिख लेते हैं 32/3, तो कितना आएगा, f बराबर 32/3 इंटू साइन 60 लिखा है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2 16 सा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 16 √3/3 न्यूटन, ये आ गया फ्रिक्शन। किसी ऑप्शन में है, अरे बाप रे सब में है। ठीक है, तो अब क्या निकालना पड़ेगा, पहला पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद टॉर्क लिखते हैं, टॉर्क में एच चाहिए और एल चाहिए, तो किसी भी पॉइंट के बाद सब फोर्सेस तो पता है, तो ऐसा पॉइंट ले लो जिसमें सबसे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट, है ना, ओ लिख देते हैं इसको साले ओ। ठीक है, अब ये दोनों के कारण कुछ नहीं, mg के कारण ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, कहां गया ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। ठीक, तो क्या लिखते हैं mg इंटू, अब देखो ये बच्चों h है, ये क्या है h। ठीक, अब अगर आप देखोगे हमको चाहिए सिर्फ यहां तक का डिस्टेंस, ये पूरा क्या है l, तो यहां से यहां कितना होगा बताओ, ये l है ना लेंथ, और ये कितना है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, तो हाइपोटेनस l है, 30 के सामने वाला ये पूरा कितना हो जाएगा। क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं नहीं करते, ऐसा नहीं निकालते, डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, अरे यार छोड़ो, हाँ ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं। देखो ये तो ऊपर एक्सटेंड हो रहा है ना, ये पार्ट कितना लेते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगा l/2 होगा, कितना होगा l/2, ज्यादा तामझाम नहीं करते ना, क्यों ऐसा करना, l/2 है, ये एंगल क्या है 60, तो बेस कितना हो जाएगा l/2 cos 60, तो डायरेक्ट लिख दो ना l/2 cos 60। अभी टॉर्क कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये n के कारण, तो ये जो n फोर्स लग रहा है इधर, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, तो ये पूरा l नहीं है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, h के टर्म्स में इसको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये अपने को डिस्टेंस चाहिए, ये क्या है h है, ये क्या है h, तो अभी ये बेस है, तो ऐसा लिखेंगे
साइन 30, सॉरी क्या लिख रहा हूं, कॉस 30 बराबर h बाय ये वाला पार्ट जो चाहिए अपने को, तो क्या लिखते हैं, h बाय एक्स लिख लेते हैं। चलो तो x बराबर क्या आएगा यहां से, h बाय कॉस 30, आगे डिस्टेंस तो क्या लिखते हैं n, अच्छा n इसको क्या घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको इक्वेट कर देते हैं, तो n और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, h बाय कॉस 30। क्लियर क्लियर। अब mg कितना था 16 इंटू एल बाय 2 कॉस 60 1 बाय 2, n का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना था n का वैल्यू, कहीं आया था 32 बाय 3 इंटू h बाय कॉस 30 √3 बाय 2। क्लियर। अब काटा पिटी कर लो, 16 2 जा, ठीक। अब ये l बाय एच चाहिए, h बाय एल चाहिए, h बाय एल, तो h को इधर ही रखो, l को यहां नीचे ले आओ, तो ये बचेगा क्या, इस तरफ जाएगा, तो यहां नीचे बच गया 2 इंटू 2, ये ऊपर के 2 इंटू 2 कहां जाएंगे, नीचे, और ये 3√3 कहां चले जाएगा, ऊपर। क्लियर। और कुछ बचा नहीं, तो ये क्या आएगा 3√3 बाय 16, ये आ जाएगा h बाय एल। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन में, देखो 3√3 बाय 16 और ये, ठीक। थोड़ा कचरा हो गया है लेकिन समझ जाना, आ रही बात समझना, पक्का बन गया। बढ़े आगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अ वायर विच पासेस थ्रू द होल इन ए स्मॉल बीड, बीड में लगा दिया, यहां पर वायर ऐसा जो पास हो रहा है, इट इज बेंट इन फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, द वायर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एज शोन इन फिगर, द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द वायर एज इट स्लाइड्स डाउन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, स्लाइड्स डाउन द वायर विदाउट फ्रिक्शन, एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, हमको क्या बताना है, फोर्स अप्लाइड बाय वायर क्या होगा, बीड नहीं, फोर्स अप्लाइड बाय वायर। ऐसे वाला क्वेश्चन अपन बहुत सारा किए ना बच्चों, जैसे सेमी सर्कुलर टॉप रहता है और ऊपर से अपन स्लाइड कराने के लिए छोड़ देते हैं, तो आप जानते थे ना कि एक ऐसा पोजीशन आता है भाई, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, सपोज ये एंगल थीटा नीचे आया, कितना नीचे आया, थीटा नीचे आया, तो इतना हाइट में कमी आया, r1 माइनस कॉस थीटा, याद है, तो इनकी स्पीड बढ़ते जाती है, क्या बढ़ते जाती है, स्पीड बढ़ते जाती है। अब स्पीड बढ़ते जाती है तो क्या होता है, एक तो आपका mg तो डाउनवर्ड लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और दूसरा n है नहीं, और जैसे जैसे अपन नीचे आते जा रहे हैं, देख रहे हो mg तो नीचे ही लग रहा है, तो mg का कोई भी कंपोनेंट इस तरफ नहीं एक्ट कर रहा है, शुरू में पूरा का पूरा mg एक्ट कर रहा है, तो mg क्या संभाल लेता था, सेंट्रीपिटल फोर्स संभाल लेता था, तो जो बचा कुचा नहीं संभलता था वो कौन लगाता था, n। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता था ना जहां n 0 होता था, ये कांटेक्ट से छूट के फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगता था, या फ्री फॉल होने लगता था। ऐसे वाला क्वेश्चन बनाया कि नहीं बनाया। तो शुरू में क्या होगा, आप सोचो कि ये जो वायर है इसको अभी क्या देगा, रिएक्शन, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, mg संभाला हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n कहां लगेगा, ऊपर, तो mg माइनस n आपको क्या लग रहा है, कब तक, 0 होते तक। उसके बाद तो ये कांटेक्ट छोड़ के गिरने वाला है, अब कांटेक्ट जब छोड़ के गिरने वाला है तो इसको वायर क्या करेगा, अंदर खींच के रखेगा, वायर क्या करेगा, अंदर खींच के रखेगा, और वायर यानी बीड क्या करेगा, बीड इस पे फोर्स बाहर लगाएगा, क्योंकि ये जाना चाहता है छोड़ के, लेकिन ये इसको क्या करना चाहता है, अंदर खींचना चाहता है। ये बात समझ में आएगी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, शुरू में जो वायर है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स, कब तक, जब तक n 0 नहीं हो जाता, उसके बाद रेडियली इनवर्ड्स, तो ऑप्शन सी, शुरू में रेडियली आउटवर्ड्स फिर रेडियली इनवर्ड्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो भी बढ़ते जा रही है, ठीक। तो बीड अलग हो जाएगा, एक n 0 होता था उसके बाद अलग हो जाता था, ठीक है, ऐसा स्लाइडिंग वाला क्वेश्चन बनाया। क्लियर है, समझ में आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अ पर्सन इन अ लिफ्ट इज होल्डिंग अ वाटर जार, ठीक है, तो एक लिफ्ट है और उसमें एक पर्सन है और वो क्या होल्ड करके रखा है, वाटर जार, बहुत बढ़िया डायग्राम बना है, हाँ, विच इज अ होल एट द लोअर एंड,
जार में है जल और लोअर एंड में होल, तो लोअर एंड से क्या आएगा, बाहर आएगा। फिर व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट क्या पे, रेस्ट पे, जेट कमिंग आउट ऑफ द होल हिट्स द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। तो देखो आपको पता है ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स से बाहर आता है और ये ऐसा गिरता है आगे, और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है, अंडर रूट 2g h। h क्या होता है, जितना हाइट तक पानी भरा हुआ है, g क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या होता है, वही पानी का हाइट। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, v बराबर अंडर रूट 2gh, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको पढ़ते हैं, है ना। अब यहां पर बोला है ऐसा, तो 1.2 मीटर दूर गिर रहा है, मतलब यहां v से एक बार छूट गया तो फिर ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, उससे रेंज निकाल देंगे। ठीक, 1.2 मीटर। ठीक, अब बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, जो वेलोसिटी मिलेगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल रही है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। तो नीचे में आने में जितना पानी के एक मॉलिक्यूल को भी जितना समय लगेगा उतने देर तक वो आगे जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है वो √2gh है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, टाइम इंटू डिस्टेंस डायरेक्ट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो टाइम कैसे निकलेगा वो दिखते हैं। तो नीचे आने में कितना समय लगेगा, सपोज ये हाइट कितना नीचे आ रहा है, h हाइट नीचे आ रहा है, तो h बराबर क्या होगा, h नहीं या जो भी है, h तो ये हाइट दे दिया ना पानी का हाइट, तो अपन कुछ के वही दिया है, वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ द फ्लोर हिट्स एट डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम अ पर्सन इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ माइंड, h के तो कुछ बारे में बोला ही नहीं है, तो अपन कुछ भी ले सकते, अपन ये वाला हाइट ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, क्या लेते हैं, y। तो y बराबर ut तो 0 है, क्या होगा, हाफ g t स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y/g का अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, टाइम। तो अगर हम लोग को रेंज निकालना है तो क्या आएगा, 2y/g इंटू v। क्लियर है बात। अब तो क्या बोला है, पहला आंसर द फॉलोइंग, लिफ्ट अगर एक्सिलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में तो d उतना ही होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कि पानी बाहर नहीं आएगा, ये पूछा है। आप सोचो बच्चों कि लिफ्ट ऊपर एक्सिलरेट कर रहा है, तो जो पानी है उसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g क्या हो गया, g इफेक्टिव। लेकिन हम लोग को जमीन पे गिरने का टाइम तो नहीं पूछा, लिफ्ट में ही गिर रहा है ना पानी, तो लिफ्ट में ही पानी गिर रहा है, तो ये जब रेंज निकालेंगे तो भी क्या आएगा, g इफेक्टिव, क्योंकि लिफ्ट भी तो एक्सिलरेट कर रही है ऊपर से। तो जब v का वैल्यू जब डालेंगे तो रेंज में यहां भी 2y इंटू जी इफेक्टिव आएगा, और वेलोसिटी में भी क्या आ जाएगा, 2g इफेक्टिव इंटू g इफेक्टिव क्या होगा, मतलब g पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये बोलता कि लिफ्ट के नीचे वाला प्लैंक, लिफ्ट का फ्लोर नहीं है और ये जमीन पे गिर रहा है, तब हाँ, तब हम लोग का अलग अलग रेंज आ सकता था। आ रही बात समझ में, लेकिन अभी ऐसा अलग अलग रेंज, क्योंकि लिफ्ट के ही फ्लोर में पूछा है, तो लिफ्ट का भी एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव हो गया और उसका भी। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। तो जी पे डिपेंड ही नहीं करा, तो हर केस के लिए क्या होगा, 1.2। लिफ्ट चाहे एक्सेलरेट करे अप तो भी 1, लिफ्ट एक्सेलरेट करे डाउन तो भी 1, लिफ्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड तो भी 1। तो 1 1 1 1 1 1 किस में, सी में। एस का लेकिन 4 या 1 होगा, ये देखते हैं कि भाई चौथे केस में भी यही होगा कि नहीं होगा। चौथा केस क्या दिया, लिफ्ट इज, तो जी क्या हो गया, 0। अब जब जी 0 हो गया तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स 0, तो पानी बाहर आएगा, तो 4। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी। हरी बस, वैसे फर्स्ट का 1 2 3 हो गया तो होना ही यही है, फिर भी ऑप्शन 4 का क्या होगा, सी। क्लियर है बात। अगले सवाल में क्या दिया, ब्लॉक ऑफ मास m1 1 kg, अनदर मास m2 की, ठीक है, m1 m2 रखा हुआ है, प्लेस टुगेदर इन इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन इन लिस्ट 1, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वन प्लेन इज ऑलवेज 0। तो इन दोनों के बीच म्यू क्या है, 0, और m2 और उसके बीच म्यू क्या दिया है, 0.3। लिस्ट टू एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक m2, m2 पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है ये दे दिया है। फिर क्या बोला है, मैच द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिक्शन विद लिस्ट टू एट गिवन एंगल्स। ठीक है, अब देखो दोनों ब्लॉक मूव करेंगे कि नहीं करेंगे देखते हैं। देखो ऐसे केस में क्या देखना, सबसे पहले तो ये नीचे वाले का एक्सेलरेशन सपोज a2 है और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन a1 है, पहले दोनों को सेपरेटली देख लो। क्या देख लो, दोनों को सेपरेटली। अगर नीचे वाले का एक्सेलरेशन
ऊपर वाले के एक्सेलरेशन से कम होगा, तब चलेंगे तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, नहीं तो दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले वो कंडीशन देख लेते हैं कि चलेंगे तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ठीक है, तो A2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा g sin थीटा, एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, एक्सेलरेशन उसको, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। और ऊपर वाले में तो कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ऊपर में कितना लगेगा हमेशा g sin थीटा। पहले सेपरेटली देख रहा हूं, तो A2 तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं A1 से, तो A2 का एक्सेलरेशन A1 से कम ही होगा। मतलब अगर चलेंगे तो दोनों साथ में चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। आ रही बात समझ में? तो अब दोनों को कंबाइन मान लो, क्या मान लो, दोनों को कंबाइन। तो फॉर m1 प्लस m2, अब आपका मास हो गया m1 प्लस m2, इसको नीचे कितना फोर्स लगेगा, g sin थीटा, क्या लगेगा, g sin थीटा। फोर्स अगर देखोगे तो m1 प्लस m2 g sin थीटा, फोर्स ही लिख देता हूं, m1 प्लस m2 इतना फोर्स लगेगा। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा ऊपर, कि इसमें तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसी में फ्रिक्शन है, तो कितना लगेगा, म्यू m2 g cos थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे कम भी लग सकता है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर ये जो वे फोर्स है ये इस फोर्स से बड़ा हुआ, तब ये लोग क्या करेंगे, स्लाइड होना चालू करेंगे, नहीं तो तब तक दोनों क्या में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 g sin थीटा बराबर म्यू m2 g cos थीटा। m1 प्लस m2 क्या है, 3g sin थीटा बराबर म्यू कितना है, 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू ये 0.6 g cos थीटा, g से g गया, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 0.2, tan थीटा 0.2 मतलब कितने के लिए, 11.5। तो 11.5 डिग्री तक ये दोनों ब्लॉक रेस्ट पे रहेंगे। उसके बाद ही जब इंक्लिनेशन का एंगल 11.5 से बड़ा होगा तभी दोनों क्या होंगे, स्लाइड होना चालू होंगे। तो 0 पे और 10 पे जितना भी m1 प्लस m2 g sin थीटा लग रहा है उतना फ्रिक्शन देना है, इनफ है। तो दोनों के लिए क्या होगा, m1 प्लस m2 g sin थीटा। तो p और q दोनों के लिए क्या होगा, 2 फिर 15 डिग्री, ये 11.5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो अब दोनों क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। अब अगर दोनों स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन जितना मैक्सिमम लग सकता है उतना अपने दे देगा, और उसके बाद तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही हो रहा है। तो क्या होगा, 3 और 3, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी। तो P2 का P का 2, Q का 2, R का 3, S का 3। क्लियर है, समझ में आया? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बनाए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, ये क्वेश्चन एक और लेडर वाला आ गया। एक तो लेडर एक्सटेंड हो रहा था, इसमें लेडर ऐसा एक्सटेंड नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बोला है, इन फिगर अ लेडर ऑफ मास m इज शोन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, the coefficient of friction between the wall and the ladder is mu1, wall और ladder mu1 है और floor का क्या है, mu2। the normal reaction of the wall of the ladder is n1 and that of the floor is n2, if the ladder is about to slip then, about to slip, just about to slip then। ठीक, तो क्या क्या करते हैं, n1 कहां का बोला है, वॉल और ladder, तो किधर लगेगा, और यहां क्या लगेगा, n2 लगेगा, बीच में क्या लगेगा, mg लगेगा, और फ्रिक्शन कहां पर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दोनों जगह, तो अबाउट टू स्लिप, तो अबाउट टू स्लिप होने वाला है, तो इधर फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लगेगा वो, और ये पीछे स्लिप होगा, ये नीचे स्लिप होगा, तो इधर फ्रिक्शन, इसको FR1 बोलते हैं, इसको FR2 बोलते हैं, फ्रिक्शन 2। क्लियर है, समझ में आया, पक्का। अब जस्ट अबाउट टू स्लिप बोला है तो अपन मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं फ्रिक्शन का, तो यहां पर F2 बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू2 n2, और F1 क्या लिख सकते हैं, जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो मैक्सिमम केस ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये इक्वेशन हो गया। फिर अपने को क्या बोला है, जस्ट अबाउट टू स्लिप है तो सारी चीजें इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं, तो सारी चीजें इक्विलिब्रियम में क्या होगा, पहला क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन 0, तो उससे क्या आएगा, F2, और इधर क्या लग रहा है, N1, तो वही दो चीजें हैं, तो N1 बराबर क्या आ गया, F2, N1 बराबर क्या आ गया, F2, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन y0 होगा, तो क्या लिखेंगे, N2 प्लस FR2 बराबर N2 प्लस F1, सॉरी ये F1 है ना,
N2 प्लस F1 बराबर mg। और तीसरा टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। कौन सा पॉइंट ले लें, जहां ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो नीचे भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे वाला ले लेते हैं, 2 4 0 हो गया। तो लेडर का लेंथ, लेडर ऑफ मास m, लेंथ दिया है क्या, कहाँ दिया है, कहीं दिया, अपन ले लेते हैं, अपने को क्या करना है ना, हाइट वाइट कुछ दिया, अपन l मान लेते हैं। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l/2। तो अपने को चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये थीटा है तो बेस चाहिए l/2 cos थीटा। क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है तो क्या लिखते हैं, mg l/2 cos थीटा, mg l/2 cos थीटा। फिर ये वाला n इसको कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या लिखते हैं, माइनस क्या है ये फोर्स n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी क्या लेंगे फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो ये l sin थीटा होगा, क्या होगा, l sin थीटा। फिर फ्रिक्शन 1, फ्रिक्शन 1 क्या है, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन 1, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा l cos थीटा। और ये इसको कैसे घुमाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस f1 l cos थीटा। क्लियर है। अब अपने को क्या क्या चाहिए बच्चों, ए, अच्छा μ1 μ2 ये सब का वैल्यू बोला है, अब वैल्यू रख रख के चेक करते हैं। अब μ1 बराबर 0 है, क्या बोला है, μ1 बराबर 0 और μ2 नॉट इक्वल टू 0, तो बोला है n2 tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, mg/2। ठीक, तो अपने को ये लगेगा। अब बताओ μ1 का वैल्यू 1 दे दिया है, तो ये 0 दे दिया है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया टर्म 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो फॉर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, तो क्या लिखते हैं, mg l/2 cos थीटा बराबर क्या जाएगा, n1 l sin थीटा, l से l कट गया, तो mg/2 बराबर क्या आएगा, tan थीटा, mg/2 क्या आएगा, tan थीटा, और n1 भी, n1, तो n1 tan थीटा क्या आया, mg/2 क्या आया, तो n1 tan थीटा mg/2 आएगा, ना कि, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, सही। बी ऑप्शन में क्या बोला है, μ1 नॉट इक्वल टू 0, μ2 इक्वल टू 0। अब μ2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो क्या होगा, μ2 इक्वल टू 0 करेंगे, कहां गया μ2, यहां पर है कहीं μ2, तो F2 0 हो जाएगा, F2 क्या होगा 0, F2 0 होगा तो N1 0 हो जाएगा, तो F2 0 हो जाएगा तो N1 0 हो जाएगा, तो ये बात क्या दिया है, गलत, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब अगर दोनों नॉन जीरो हैं, मर गए, तो अपने को क्या का वैल्यू निकालना है, n2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तब तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा और क्या, तो सॉल्व करके देखते हैं अपने को क्या के टर्म्स में चाहिए, n2 का वैल्यू चाहिए mg, और तो n1 को एलिमिनेट करना है और थीटा को एलिमिनेट करना है, दो चीजों को एलिमिनेट करना है, ठीक है। करते हैं एलिमिनेट, हाँ तुरंत कर देंगे, ठीक है, एकदम तुरंत कर देंगे, तो ठीक है, तो कर देंगे, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो देखो ये है, ये है, पहले μ1 μ2 ले आते हैं, तो यहां पर लिखते हैं बच्चों, तो इसमें क्या आ जाएगा, n1 बराबर f2, f2 क्या है, f2 क्या है, f2 कहां लिखा हुआ है, अच्छा यहीं तो लिखा हुआ है, तो क्या होगा n1 बराबर μ2 n2, ये बात समझ में आ गया। तो एक जगह तो आ गया n1 बराबर μ2 n2, इसको और एक बार लिखूं क्या, नहीं, ठीक है, n1 बराबर क्या आ गया, μ2 n2, ठीक है। अब हमको सिर्फ क्या चाहिए, n1, तो यहां n2 लिखा है, हमको n2 नहीं चाहिए, n2 हमको अच्छा नहीं लगता, n2 ही चाहिए, ठीक है। तो यहां किसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, f1 का, तो क्या लिखेंगे, देखो n2 की जगह n2 ही लिखेंगे, f1 की जगह क्या लिखेंगे, μ1 n1, μ1 इंटू n1, और हमको n1 चाहिए नहीं, तो n1 की जगह μ2 n2 बराबर mg, तो n2 1 प्लस μ1 μ2 बराबर mg, ठीक है, n2 बराबर, सही ऑप्शन, आ रही बात समझ में, तो सही क्या है, सी डी। क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, बहुत बढ़िया, एट टॉप ऑफ अ रफ ट्रैक, अरे मर गए, द ट्रैक इज सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 40 मीटर, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द ट्रैक विदाउट टॉपलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग को एक और केस देखना पड़ता है ना, एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत, ये भी बहुत अच्छी बात, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू अ पॉइंट Q एज शोन इन फिगर बिलो इज 150 जूल, तो यहां से यहां पर जो आया वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है? 150 जूल। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, एनएलएम से ज्यादा, तो ठीक है, पूछा क्या है ये देख लेते हैं। पहला, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q, क्या लिखना है बच्चों? स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q, निकालते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस Q, तो यहां से यहां तक क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहां पे रेस्ट से छोड़े तो रेस्ट है, ठीक, यहां से आप पोटेंशियल एनर्जी में क्या आई? बढ़ोतरी, पोटेंशियल एनर्जी में बढ़ोतरी, कमी आई, कमी आई ना, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई उतना ही इसको क्या मिला होगा? काइनेटिक एनर्जी, और फ्रिक्शन उतना वर्डन खाया होगा। हरी बात समझ में? तो क्या है, लिखते हैं, तो यहां और यहां वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो mgh, मास क्या है? 1 kg, लिखते हैं पहले mg इंटू h, ये डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? r साइन थीटा होगा, तो क्या लिखते हैं? r साइन 30 बराबर हाफ m v स्क्वायर। अब बताओ माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं? माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, और ये वर्क डन नेगेटिव रहता है तो उधर जाके क्या होता है? पॉजिटिव, तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन नेगेटिव आ रहा है, मैं इधर लिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस होगा, माइनस ही प्लस, प्लस होगा, नहीं वो तो ठीक है, वो मैं समझ गया, इससे ना, वही तो देखो, एक मिनट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बराबर क्या होगा? ये माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर आया, क्योंकि फाइनल बड़ा है इनिशियल छोटा है, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में आया, ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा? 150 जूल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस, तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल क्या था? mgh माइनस, जो भी उसको, आ रही बात समझ में? तो इसीलिए यहां पर प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो इसीलिए साइन का ध्यान देने के लिए एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लिख के देख लेना, ठीक। अब m से m नहीं कटेगा, है ना, मास 1 kg दिया है, g का वैल्यू 10, r का वैल्यू 40, साइन थीटा 1/2, हाफ m का वैल्यू 1, v स्क्वायर पता नहीं है, वर्क डन 150 रुपया देगा, ठीक है। अब 220, 200, अरे सॉरी, अरे भाई साहब 150, एक मिनट, 200 बराबर v स्क्वायर बाय 2 प्लस 150, तो v स्क्वायर बाय 2 बराबर 50, तो v स्क्वायर बराबर 100, तो v बराबर 10, तो आंसर क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक। अब हमने को पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द पॉइंट ऑफ ब्लॉक इज q, तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है? सारी फोर्सेस जब अपना काम कर लेती हैं तो जो बचा कुचा है वो कौन देता है? रिएक्शन। अब ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। इसको क्या लग रहा होगा? mg डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो अलोंग द सरफेस लगता है, तो उसका सेंट्रीपिटल में कोई लेन देन नहीं है। इसकी वेलोसिटी क्या है यहां पर? v, जो कि हम निकाल चुके हैं, तो एक तो लग रहा है mg इधर,
इस mg के अपन क्या करते हैं, यहां स्लोप बनाए बच्चों, दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये एंगल को थीटा मान के, ये एक अलोंग और एक अक्रॉस, तो ये क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। ये थीटा निकाल लेते हैं बच्चों, तो देखो इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, इसका परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो mg साइन 30 लग रहा है और इधर क्या लगेगा n, तो टुवर्ड द सेंटर कौन लग रहा है n, तो n माइनस mg साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो n माइनस mg साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। क्लियर बात। तो n तो आपको पता नहीं है, m कितना है 1, तो ये होगा 10 साइन थीटा क्या होता है 1/2, m का वैल्यू 1 है, v स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले थे 100/40, तो n का वैल्यू क्या आएगा 10/4 प्लस 10/2, तो ये कितना आएगा 4 10 प्लस 20, तो कितना आएगा 30/4, तो 7.5। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात। तो 7.5 न्यूटन ऑप्शन है क्या कुछ ऐसा, तो ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आया। ठीक, टाइम कितना हो गया अब, बराबर 1 घंटे का बन गया क्या वीडियो। चलो एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं बस, ठीक है। अगला, a bob of mass m suspended by a string of length L1 is given a minimum velocity required to complete a full circle in a vertical plane। तो बच्चों एक बॉब द बिल्डर है, कितने मास का m1 मास का, और इसकी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है L1। इसको हम लोग क्या दिए, इतनी इनफ वेलोसिटी दिए कि ये फुल वर्टिकल सर्कल बनाए। तो फुल वर्टिकल सर्कल बनाते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जाके जीरो नहीं हो जाती, टेंशन जीरो होता है, तब तक देते हैं ना। ठीक है, तो कितनी देते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v1 कितना लेंगे √5g L1। क्लियर है बात। अब वो वर्टिकल सर्कल बनाएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये ऐसे गोल गोल रानी खेला और कहां पहुंच गया अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। एट द हाईएस्ट पॉइंट इट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर बॉब ऑफ मास m। वाह भाई वाह। तो यहां पर एक दूसरा बॉब था, उससे ये क्या किया टकरा गया, और मास सेम, इसका भी मास m, इसका भी मास m, सेम मास का। एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सस्पेंडेड, अच्छा ये जो था वो कितने स्ट्रिंग के लेंथ से सस्पेंडेड था L2 से। बढ़िया, ठीक। तो क्या होगा विच इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। फिर क्या बोला है, बोथ द स्ट्रिंग आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल इफ द सेकंड बॉब आफ्टर कॉलिजन एक्वायर्स द मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट फुल सर्कल। मतलब कॉलिजन के बाद इसको इतनी वेलोसिटी मिल गई कि ये भी कंप्लीट सर्कल कर दिया, तो कर दिया तो इसकी स्पीड क्या होगी 5g L2। आ रही बात समझ में। तो हमको क्या निकालना है L1/L2 का रेशियो निकालना है। ठीक, तो यहां पर 5g L1 है बच्चों स्पीड, यहां पे स्पीड क्या अपन निकाल लेंगे। ठीक, √GL आता है, वो तो अपन पहले भी कई क्वेश्चनों में निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी जनता के लिए निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ m 5g L1 काइनेटिक एनर्जी, ये जाके हाफ m v स्क्वायर, यहां पर जो इसकी वेलोसिटी जस्ट टकराने से पहले, प्लस mg, h पोटेंशियल जी बढ़ गई तो mg 2mgl 2mgL1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उधर जाएगा, तो 5/2 mgL1 माइनस 2mgL1 बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों mgL1 आ जाएगा, और कटपिट हो गया 1/2 mv स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल, तो v का वैल्यू क्या आएगा √GL1। तो यहां पर जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी इस तरफ है कितनी GL1। ठीक, और बच्चा बच्चा जानता है और बड़े भी जानते हैं कि जब दो मासेस सेम हो और दोनों के बीच इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी क्या जाती है एक्सचेंज। तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और इसको कितनी वेलोसिटी मिल जाएगी GL1, और वही GL1 किसके बराबर होगी, तो √5gL2 बराबर क्या होगा GL1, तो L1/L2 बराबर क्या आएगा 5। क्लियर है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। अगला इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं क्योंकि अभी तक तो आप समझ गई होगी F बराबर EQ। ठीक, अब टू लार्ज वर्टिकल एंड पैरेलल प्लेट्स, वर्टिकल मतलब समझते हैं
ये क्या हो गया, ये वर्टिकल प्लेट्स, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेपरेशन कितना 1 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस x, मतलब यहां पर एक बैटरी लगा दी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x, ठीक है। तो बच्चों अब आप बोलोगे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता नहीं, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड V बराबर क्या होता है इंटू डी, V बराबर क्या होता है इंटू डी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो E बराबर V बाय डी। मान के चलो ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी प्लस से माइनस की तरफ, तो इस पॉजिटिव चार्ज है अगर तो इसको फोर्स कहां लगेगा प्लस से माइनस की तरफ, कितना EQ, कितना फोर्स लगेगा EQ, ये समझ में आया। और अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। फिर इट इज फाउंड टू मूव एट एन एंगल 45 डिग्री, भाई सीधा जाता ना फोर्स लगने में, 45 डिग्री पे क्यों जा रहा है, कोई एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, कौन रख सकती है, कौन सी फोर्स लगेगी mg। तो अब ये दोनों फोर्स के कारण वो कैसे मूव कर रहा है 45 डिग्री पे मूव कर रहा है, 45 डिग्री पे मूव कर रहा है मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगी इक्वल, तभी तो tan थीटा EQ बाय mg 1 आएगा, तभी तो 45 आया। तो अपन क्या लिख सकते हैं EQ बराबर mg, E का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E का वैल्यू कहीं है V बाय डी, क्या लिख सकते हैं V बाय डी। तो V बाय डी इंटू क्यू बराबर mg। तो हमको क्या का वैल्यू निकालना है V का वैल्यू निकालना है, तो V का वैल्यू क्या होगा बच्चों mg इंटू डी बाय क्यू। मास ऑफ प्रोटॉन याद है 1.6 इंटू 10 का पावर केजी में माइनस 27 केजी, जी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू 10 का पावर माइनस 2 1 सेंटीमीटर दिया, और क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, क्लियर है। अब 1.6 से 1.6 उड़गीस, माइनस 20 और माइनस 2 कितना होगा माइनस 29, 10 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 28, और 19 कहां जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा प्लस 19, तो क्या आएगा 10 का पावर माइनस 9, सी ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी, क्लियर है बच्चों, समझ में आया, पक्का सिंपल है, बढ़े आगे। अब लेकिन टाइम हो गया, ठीक है चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। A small block of mass 0.1 kg lies on a fixed inclined plane PQ which makes an angle theta with the horizontal, ठीक है। A horizontal force of 1 Newton acts on the block through its center of mass as shown in figure. The block remains stationary if, the block remains stationary if, ठीक, रफ है कि वो है, ठीक है। देखो तो इसका क्या बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, अच्छा क्वेश्चन यहां नीचे दिया है, फिर थीटा बराबर 45 है तो क्या होगा पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा लेते हैं, तो एक फोर्स कितना लगेगा जी साइन थीटा, कितना लगेगा जी साइन थीटा। जो 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा इधर लगेगा, इधर लगेगा। अब ये 1 न्यूटन का क्या करते हैं कंपोनेंट कर लेते हैं, 45 डिग्री बोला है तो ये 1 न्यूटन ऐसा लग रहा है, ऐसा लेते हैं अपन। अच्छा एक और फोर्स क्या लग रहा है जी कॉस थीटा, एम का वैल्यू 1 है इसलिए फोर्स एक्सीलरेशन दोनों ही सेम यूज कर सकते हो, टर्म ऑफ एफ भी 1 है, वाह बहुत बढ़िया, ठीक। अब एंगल थीटा कौन सा था ये, और ये अगर मैं करूं तो ये एंगल थीटा था, ये 1 न्यूटन है तो ये कितना हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, ठीक। ये क्या होगा 1 कॉस थीटा और ये क्या होगा 1 साइन थीटा। अब नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है जी साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, जी का वैल्यू क्या है 10, हाँ अच्छा मास क्या दिया है 0.1, हाँ
तो क्या कर रहा हूं मैं? अच्छा mg है, 0.1 दिया, मैं मास 1 ले रहा था, क्या दिया है? 0.1। ठीक है, तो 0.1 लेंगे, तो 0.1 और ये भी 0.1, तो 0.1 लेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। तो 1g sin थीटा 1 cos थीटा, तो ये कितना आ रहा है नेट फोर्स? 0। नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0। तब थीटा अगर 45 बच्चों तो ये रेस्ट पे रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं ना। फ्रिक्शन फोर्स तो तभी लगेगा जब उसका जरूरत पड़ेगा। अभी जितना भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको कौन संभाल ले रहा है? तो क्या बोला है पहला? द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी इफ, ये सही बात है, ये सही बात है, थीटा बराबर 45। फिर थीटा अगर 45 से बड़ा है तो, थीटा अगर 45 से बड़ा है तो देखो साइन थीटा जो है साइन 45 से बड़ा हो गया, तो साइन का वैल्यू बड़ा हो गया तो ये वाला टर्म बड़ा हो गया और ये वाला टर्म छोटा हो गया। कॉस कॉस थीटा छोटा होता है ना, आरी बैट्समैन, तो ये वाला टर्म बड़ा हो गया, ये वाला टर्म छोटा हो गया। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये बड़ा हो गया, तो अब वो नीचे स्लाइड होने वाला है, तो नीचे स्लाइड होने वाला तो फ्रिक्शन का लगेगा अपवर्ड, फ्रिक्शन का लगेगा अपवर्ड, और अपवर्ड लग के क्या होगा? स्टेशनरी हो सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, तो ये गलत बोला है, तो ये बात क्या हो गया? गलत। तो ये बात क्या होगा? सही। फिर थीटा अगर लेस है, थीटा अगर लेस है तो ये वाला टर्म बड़ा हो गया और ये टर्म, तो अब ये ऊपर स्लाइड करना चाहेगा, और ऊपर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन का लगेगा नीचे, तो आ रही बस। तो अच्छा क्यू बोल दिया तो ये गलत, नहीं सही बोला ना, हाँ क्यू ऊपर है ना, सॉरी पी नीचे, सॉरी, अरे बस फ्रिक्शन का लगेगा नीचे। समझ में आया बात? तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ए और सी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कब कंटिन्यू करेंगे? कल इसके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, समझ में आया यहां तक? ऊपर से तो नहीं गया? चलिए